दोस्तों, आज मैं आपको गौरी कहानी सुनाऊंगा जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ये कहानी गौरी नाम की एक लड़की की है जिसकी शादी की उम्र तो हो चुकी है, लेकिन कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। ऐसा लड़का नहीं मिल रहा जो गौरी के लायक हो। कुंवारी घर पर बैठी हुई है जिसकी वजह से इसके माँ बाप बहुत परेशान है, बहुत चिंतित हैं इसकी शादी को लेकर, और जगह जगह ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा लड़का जो गौरी के लायक हो। गौरी के पिताजी का नाम है राधा कृष्ण और गौरी की माँ का नाम है कुंती। अब दोस्तों, गौरी के पिता ने एक लड़के को देखा शादी के लिए जिसका नाम है सीताराम। लेकिन दिक्कत यह है कि सीताराम के दो बच्चे हैं ऑलरेडी, और सीताराम सिर्फ इस वजह से शादी कर रहे हैं ताकि उनके बच्चों की देखरेख हो सके, उनके बच्चों को माँ मिल सके। दोस्तों, इसी बीच गौरी के लिए एक और रिश्ता ढूंढा जाता है, और वो जो लड़का है ना, वो नायब तहसीलदार है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि राधा कृष्ण जी जो गौरी के पिता हैं, उन्हें नायब तहसीलदार बहुत पसंद है। वो चाहते हैं कि उनकी बेटी गौरी का रिश्ता नायब तहसीलदार से हो। लेकिन गौरी को नायब तहसीलदार पसंद नहीं है। गौरी तो सीताराम जी के दो बच्चों की माँ बनना चाहती है। अब कहानी में क्या होगा, गौरी की शादी सीताराम जी से होगी या नायब तहसीलदार से होगी, ये जानने के लिए आपको कहानी सुननी पड़ेगी। आप सभी का इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक शाम बाबू राधा कृष्ण अपने घर में आते हैं, थके हुए, बहुत थके हुए हैं। दरअसल बाबू राधा कृष्ण कानपुर में गए थे गौरी के लिए लड़का देखने के लिए, लेकिन उनकी थकान से ये पता लग रहा है कि कानपुर में भी कोई बात नहीं बनी, उन्हें लड़का पसंद नहीं आया। अगर लड़का पसंद होता तो ऐसे थके हुए थोड़ी आते, एक्साइटेड होकर आते। राधा कृष्ण की पत्नी का नाम है कुंती, और कुंती ने राधा कृष्ण से आते ही कोई सवाल नहीं पूछा। उन्होंने नहीं पूछा कि आप गए थे, क्या रहा, कैसा लड़का रहा, कैसा घर था, वगैरह वगैरह, कोई सवाल नहीं पूछा। कुंती ने नम्र धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा, चलो हाथ मुंह धो लो, चाय तैयार है। चाय? पर चाय के लिए तो मैंने कहा ही नहीं। चाय के लिए नहीं कहा तो क्या हो गया, पी लो चलकर। अच्छा चलो चलो। इतना कह के राधा कृष्ण जी पत्नी के पीछे पीछे चल दिए। अब गौरी माता पिता की नज़रों से बच के चाय बना रही है, और उसको ऐसा लग रहा है जैसे मानो उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसे ऐसा लग रहा है कि उसके पिता की सारी परेशानियों की वजह सिर्फ वही है। अगर वो नहीं होती तो पिताजी को शादी के चक्कर में जगह जगह घूमना भी नहीं पड़ता, वो परेशान नहीं होते शादी के लिए। दोस्तों, गौरी को ना शादी की कोई चिंता नहीं है। जैसे बहुत सारी लड़कियों को होता है ना कि कोई राजकुमार हो, बहुत हैंडसम हो, लंबे लंबे बाल हो, हाइट भी लंबी हो, चाल ढाल ज़बरदस्त हो। तो ऐसा कुछ गौरी के साथ में नहीं था। गौरी को कोई चिंता ही नहीं थी शादी की। वो तो किसी के साथ में भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है। गौरी एक मामूली सीधी सादी लड़की है, उसकी कोई भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। उसके माता पिता चाहे जिस किसी से भी उसकी शादी करें, वो खुशी खुशी रह लेगी। और अगर उसकी शादी नहीं भी होती तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बात वो अपने माता पिता से कहे तो कहे कैसे? कैसे कहे कि उसकी शादी के लिए इतनी परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है? कभी कभी गौरी सोचती है कि क्या मैं माता पिता के लिए इतनी बड़ी बोझ बन चुकी हूँ कि रात दिन बस ये लोग मेरी शादी के बारे में ही सोचते रहते हैं। और उसका जी चाहता है कि ये धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, ना धरती फटी ना वो उसमें समाई। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि गौरी को इस बात की कोई तकलीफ नहीं है कि उसकी शादी नहीं हो रही या उसकी शादी किससे होगी। उसको अपनी शादी की कोई चिंता नहीं है। उसको तकलीफ इस बात से है कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। अब गौरी की उम्र बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और लड़कियों की उम्र बढ़ती है तो माता पिता को तो चिंता होती है। राधा कृष्ण जी को बहुत चिंता होने लगी उसकी। राधा कृष्ण जी चाहते थे कि उनकी बेटी गौरी की शादी किसी योग्य वर से हो, कोई ऐसा लड़का हो जो उसके लायक हो। और यही सबसे बड़ी परेशानी भी थी, क्योंकि अगर अच्छा योग्य वर देखने जाएंगे, अच्छा लड़का देखने जाएंगे, तो दहेज भी देना पड़ेगा। और दहेज देने के लिए उनके पास में संपत्ति थी ही नहीं, पैसा था ही नहीं। और यही वजह थी कि गौरी का 19वां साल चल रहा था और अभी तक वो उसके हाथ पीले नहीं कर सकते थे। उनके पास में दहेज देने के लिए पैसे ही नहीं थे। गौरी राधा कृष्ण जी की एक लौती बेटी थी, और बचपन से ही गौरी को बहुत लाड प्यार से पाला पोसा गया था। और क्योंकि वो एक लौती बेटी थी तो उसकी हर अच्छी बुरी जिद को पूरा किया गया था। जो घर का लौता बच्चा होता है ना, उसको बहुत नाजों से पाला जाता है, हर जिद को पूरा किया जाता है। और इसी वजह से गौरी निडर और जिद्दी बन गई थी। उसने एक बार जो बात सोच समझ कर कह दी, फिर उस बात से उसे कोई हटा नहीं सकता था। एक बार जो कमिटमेंट कर दी, फिर उसके बाद में वो किसी की सुनती ही नहीं थी। अपने पिता को परेशान देखकर उसने कई बार सोचा कि पिताजी से साफ साफ पूछे कि आप मेरे विवाह के लिए इतना चिंतित क्यों हैं, इतना परेशान क्यों हैं। अब गौरी खुद तो विवाह को इतना आवश्यक मानती नहीं है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती नहीं है शादी को।
लेकिन अगर पिताजी के लिए विवाह इतना ही आवश्यक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है, तो फिर किसी भी लड़के से कर दें शादी। इतना तलाश काहे करना, इतने सारे लड़कों को क्यों ढूंढना, किसी से भी शादी कर दो। मैं तो हर हालत में सुखी और संतुष्ट रहूंगी, चाहे मेरी शादी किसी से भी हो। मुझे दौलत भी नहीं चाहिए, मुझे खूबसूरती की भी नहीं पड़ी, मैं तो हर हालत में संतुष्ट रहूंगी, खुश रहूंगी। पिताजी की इतनी परेशानी, इतनी चिंता अब गौरी से सही नहीं जाती, उससे नहीं देखा जाता कि उसके पिताजी इतना परेशान हैं। लेकिन पिताजी से हिचक होती है, शर्म आती है, इस वजह से गौरी कुछ कह भी न सकी। 1000 बार बात करने का सोचा, लेकिन पिताजी से कुछ कह ही न सकी, क्योंकि शर्म आती है ना। पहले ज़माने में बच्चे इतना खुलकर बात ही नहीं कर पाते थे पिताजी से, ख़ास तौर से जो लड़कियां होती थी वो अपनी शादी के बारे में बात करें, बहुत शर्म आती है, बहुत हिचक होती है। तो इस वजह से गौरी कुछ कह ना सकी पिताजी से। पिताजी को आते देख गौरी चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। गौरी पिताजी का सामने ही नहीं करना चाहती थी, उनके सामने ही नहीं आना चाहती थी। राधा कृष्ण का मन बैठा हुआ था, थके हुए चाय का प्याला उठा के पीने लगे। अब कुंती, जो कि राधा कृष्ण की पत्नी है, उनको भी गिल्ट होने लगा। कुंती को ऐसा लगने लगा जैसे मानो उन्होंने अपराध किया हो ऐसी बेटी को जन्म देकर, जिसके लिए लड़का ही नहीं मिल रहा। तो कुंती ने ना डरते डरते पूछा, जहाँ गए थे क्या वहाँ भी कुछ ठीक नहीं हुआ? नहीं, ये बात नहीं है। कुंती ने एक्साइटेड होकर उत्सुकता से पूछा, फिर क्या बात है? लड़के को देखा नहीं क्या आपने? हाँ देखा, अच्छी तरह से देखा हूँ। इतना कह के राधा कृष्ण जी फिर से चाय पीने लगे। कुंती के समझ में नहीं आया कि राधा कृष्ण जी क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने लड़का देखा भी, उन्हें क्या पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, ठीक तरह से जवाब ही नहीं दे रहा है। उसने कहा कि ज़रा ठीक से समझाओ, तुम्हारी बात तो समझ में ही नहीं आती। अच्छा सुनो, वो जो लड़का मैं देखने गया था ना, वो लड़का नहीं है, वो एक आदमी है, आदमी। तुम्हारी गौरी के साथ में वो एक मामूली चपड़ासी की तरह लगेगा। बोलो, करोगी ब्याह ऐसे आदमी के साथ में? ब्याह की बात तो बाद में होगी, पहले ये बताइए कि क्या रंग रूप बहुत ही खराब है? फोटो में तो ठीक लग रहा था लड़का। राधा कृष्ण ने कहा कि रूप रंग तो ठीक है, लेकिन रहन सहन बहुत खराब है, रहने का ढंग ही नहीं आता। इतनी सादगी भी तो ठीक नहीं होती कि आदमी आदमी ही ना लगे। और फिर उम्र भी तो ज़्यादा है, 35-36 साल का है, और 2 बच्चे भी हैं साथ में। उन्हीं 2 बच्चों को संभालने के लिए वो विवाह करना चाहता है। अगर बच्चे ना होते तो शायद विवाह भी ना करता। वो आदमी ना दूसरी शादी कर रहा है, उनकी उमंगे, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वो तो बस अपने बच्चों के लिए काम वाली चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका विवाह हो ताकि उनके बच्चों को संभाला जा सके। पर मेरी लड़की की तो पहली शादी है, पहली बार ब्याह करेगी, और वो तो साफ साफ कहते हैं कि मैं तो बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हूँ। जिन्हें भी दूसरी शादी करनी होती है ना, वो सब बच्चों के बहाने से ही करते हैं दूसरी शादी। ऐसा थोड़ी कहेंगे कि अपने लिए कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो आदमी धोखेबाज नहीं है। उस आदमी के अंदर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। वो जैसा बाहर से है वैसा अंदर से ही है। उसका दिल तो शीशे की तरह साफ है। लेकिन वो जो खादी का कुर्ता पहनता है, गांधी की टोपी पहनता है, फटे फटे चप्पल पहनता है ना, उसको देखकर जी हिचकता है। वो आदमी नेता बन के कहीं भाषण देने के लिए तो बिल्कुल ठीक है, पर किसी के घर दूल्हा बन के जाने के लायक नहीं। इसके अलावा 30 रुपए कुल तनख्वाह है। कांग्रेस के दफ्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। 3 बार जेल में जा चुके हैं। दोबारा जेल कब चले जाएं कुछ ठिकाना नहीं है। आपकी बातों से आदमी तो बुरा नहीं लगता। बुरा आदमी तो मैं भी नहीं कह रहा हूं, पर वो गौरी का पति होने के लायक नहीं है, और यही सच बात है। फिर तुमने क्या कहा? क्या ही कहता, उनको बुलावा देकर आया हूं जिससे तुम भी उन्हें देख लो। यहाँ पर आएंगे तो तुम भी देख लेना। अगले इतवार को आएंगे वो लोग, और वो आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए हैं। कहने लगे कि नहीं साहब, मैं लड़की देखने के लिए नहीं आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुझसे किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता। फिर मैंने उन्हें समझाया कि भाई साहब, जब आप हमारे घर पर आएंगे तो आप लड़की को देखना, और लड़की के माँ बाप और लड़की आपको देखेंगे। तब कहीं बड़ी मुश्किल से आने को राजी हुए हैं। गौरी दरवाजे की आड़ में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी, और जिस लड़के के लिए राधा कृष्ण जी असंतुष्ट थे ना, उन्हें वो आदमी पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन गौरी के लिए उसी आदमी के प्रति श्रद्धा के भाव जागृत हो गए। कहने का मतलब यह है कि गौरी ने जब सुना ना कि वो आदमी सीधा साधा है, भोला भाला, शीशे जैसा साफ दिल है उसका, कांग्रेस में है, आंदोलन की वजह से जेल में जा चुका है, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहा है, तो ये सारी बातें सुन के ना गौरी को बहुत अच्छा लगने लगा वो आदमी। गौरी की फीलिंग्स जागने लगी। लेकिन दूसरी तरफ राधा कृष्ण जी को वो आदमी कोई ख़ास पसंद नहीं आया।
इसके बाद राधा कृष्ण जी अपने बैठक में चले गए और उसी रात उन्होंने अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को पत्र लिखे कि वो लोग गौरी के लिए कोई योग्य वर की तलाश करें, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढें। भाई बात आ गई समझ में, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को पत्र लिख रहे हैं कि गौरी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढो, क्योंकि उन्हें सीताराम जी पसंद नहीं आए। अगर उन्हें सीताराम जी पसंद आ जाते ना तो पत्र में थोड़ी लिखते कि गौरी के लिए कोई लड़का ढूंढो। दोस्तों अब आता है अगला इतवार, और आज ही के दिन सीताराम जी को गौरी को देखने के लिए आना था या फिर अपने आप को दिखलाने आना था। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो दोबारा से याद दिला दूं कि जो आदमी राधा कृष्ण जी देख कर आए थे गौरी के लिए शादी के लिए, उनका नाम है सीताराम जी। राधा कृष्ण जी ने पहले से ही कह दिया था कि किसी भी बाहर वाले को ये मालूम ना पड़े कि कोई गौरी को देखने के लिए आया है। ये बात घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो इस बात को गुप्त रखना चाहते थे, छुपा के रखना चाहते थे, और घर में बहुत ही साधारण से इंतजाम किया गया था। सीताराम जी जैसे साधारण इंसान के लिए इतना इंतजाम ठीक था। बेचारे इतने मामूली सीधे साधे इंसान हैं, तो उनको कोई ख़ास डेकोरेशंस वगैरह की ज़रूरत भी नहीं है। मामूली सा इंतज़ाम होगा वो भी चलेगा। बिल्कुल ठीक समय पे सीताराम जी अपने दोनों बच्चों के साथ में घर पर आए थे। बच्चों ने भी खादी का कुर्ता पहना हुआ था और हाफ पैंट पहनी हुई थी। न जूता, न मोजा, न किसी तरह का ठाट बाट, एकदम साधारण थे बच्चे। लेकिन दोनों बच्चे खुश बहुत थे, बहुत हंसमुख। घर में आके वो इस तरह से खेलने लगे जैसे मानो इस घर को वो पहले से ही जानते हों। कुंती एक जगह पर बैठी हुई थी और बच्चों के आने से ना उस घर में रौनक आ गई थी। शोर मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं। कुंती ने मन ही मन सोचा कि कितने अच्छे बच्चे हैं। अगर बिना कोई रिश्ता हुए भी सीताराम जी इन बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी दे दें तो भी वो खुशी खुशी ले ले। तो यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि कुंती को तो बहुत पसंद आए बच्चे। वो कहती है अगर रिश्ता ना भी हो तब भी वो इन बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, तब भी वो इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए तैयार है। बच्चों को खेलता देखकर ना कुंती इतना खुश हो गई कि एक पल के लिए वो भूल ही गई कि वहां पर सीताराम जी भी बैठे हुए हैं। वो भूल ही गई कि उसे सीताराम जी से भी कुछ बातचीत करनी है। इसी दौरान छोटे बच्चे को अचानक मानो कुछ याद आ गया हो। वह दौड़कर अपने पिता सीताराम जी के पास में गया, उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला, बाबू, तुम तो कहते थे कि माँ को दिखाने लेके चलते हैं, पर माँ कहाँ है? बतलाओ कहाँ है माँ? सीताराम जी ने थोड़ा हंसकर कहा, ये मांझी बैठी हुई है ना यहाँ पर इनसे कहो ये तुम्हें दिखाएंगी। बच्चे ने मचल कर कहा, तुम दिखाओ। इसी समय एक बड़ी सी सफेद रंग की बिल्ली आंगन में होती हुई अंदर भाग गई। बच्चे बिल्ली को देखकर सब कुछ भूल गए और बिल्ली के पीछे पीछे अंदर दौड़े। गौरी पीछे बरामदे में चुपचाप खड़ी हुई थी, न जाने किस ख्याल में थी। छोटे बच्चे ने उसका आंचल पकड़कर खींचते हुए पूछा, क्या तुम हमारी माँ हो? गौरी ने तंदुरुस्त भोला भाला सुंदर सा बच्चा देखा और उस बच्चे को गोद में उठा के कहा, हाँ। बच्चे ने फिर गौरी से कहा कि हमारे घर चलोगी ना? बापू तो तुम्हें लेने के लिए आए हैं और हम भी आए हैं तुम्हें लेने के लिए। इस बात का जवाब गौरी न दे सकी। उसने पूछा कि मिठाई खाओगे? हाँ हाँ हाँ, खाएंगे खाएंगे खाएंगे। थोड़ी देर के बाद में कुंती ने अंदर आके देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में बैठा हुआ है और बड़ा बेटा उसके पास में बैठा हुआ मिठाई खा रहा है। अब गौरी ना बच्चों में इतना खो गई, उसे पता ही नहीं कि आसपास क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। और थोड़ी देर बाद जब उसने आंखें उठा के देखी तो माता पिता सामने खड़े हुए थे। राधा कृष्ण जी ने प्यार से कहा, बेटा जरा चलो, चलती हो ना? दोस्तों, राधा कृष्ण जी यहाँ पर आए हैं गौरी को बाहर ले जाने के लिए, सीताराम जी से मिलवाने के लिए। तो पूछ रहे हैं कि तुम चलती हो ना सीताराम जी से बाहर मिलने के लिए? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बच्चों के हाथ मुंह धुलवाए, उन्हें पानी पिलाया और फिर माँ के पीछे पीछे बाहर चली गई। बच्चे अभी भी गौरी को ही घेरे हुए थे, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीताराम जी ने बच्चों को अपने पास में कुछ देर के लिए बिठाया, लेकिन जरा सा मौका मिलते ही बच्चे दोबारा से गौरी के पास में जाके बैठ गए। बच्चों को अपने पिता की कुछ शिकायतें भी करनी थी जो पिताजी के पास में बैठकर नहीं कर सकते थे। छोटे बेटे ने कहा, बापू हमें कभी खिलौने नहीं दिलवाते। बड़े बेटे ने कहा, मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते। छोटा बेटा बोला, और हमें छोड़कर दफ्तर में चले जाते हैं, दिन भर नहीं आते, बापू अच्छे नहीं हैं। बड़ा बेटा बोला, माँ तुम भी चलो ना, तुम चलो नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे। बच्चों की बातों से सभी को हंसी आ रही थी वहां पे। कुंती ने बच्चों से कहा, तो तुम दोनों भाई भी यहीं पर रह जाओ, बाबू को जाने दो, तुम लोग यहीं पर रह जाओ, ठीक है ना? सीताराम जी ने कहा कि काफी देर हो गई है, अब चलता हूँ, नहीं तो शाम को ट्रेन नहीं मिलेगी। राधा कृष्ण जी की तरफ देखकर कहा, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई
और आपकी लड़की तो साक्षात लक्ष्मी है। बहुत अच्छी लड़की है आपकी, और मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इतनी ही अच्छी होगी। इसी वजह से तो मैं यहाँ पर लड़की देखने के लिए नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि आपकी बेटियाँ अच्छी ही होगी। सीताराम जी थोड़ा सा ठहर कर बोले, और सच बात तो यह है कि मुझे पत्नी की इतनी ज़रूरत नहीं है जितना इन बच्चों को माँ की ज़रूरत है। मेरा क्या ही ठिकाना, आज बाहर हूँ तो कल जेल के अंदर। मेरे बाद इन बच्चों की देख रेख करने वाला कोई भी नहीं होता। यही सोचकर मैं शादी करने के लिए तैयार हुआ हूँ, वरना इस उम्र में शादी। राधा कृष्ण जी ने मन ही मन सोचा कि मेरी लड़की इन बच्चों की नौकरानी बनकर जाएगी, बच्चों का ध्यान रखेगी। कुंती ने सोचा कि कोई भी औरत इन बच्चों का लालन पालन करके अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकती है। गौरी ने मन ही मन सीताराम जी जैसे महान पुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की तरफ ममता भरी नज़र से देखा, जैसे मानो वो निगाहें कह रही हों कि किसी अय्याश नौजवान की पत्नी बनने से अच्छा है कि मैं इन बच्चों की माँ बनना पसंद करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें साफ साफ पता लग रहा है कि राधा कृष्ण जी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि जो सीताराम जी हैं वो अपने बच्चों की वजह से शादी कर रहे हैं और उनकी बेटी 2 बच्चों की माँ बन के जाएगी। दूसरी तरफ जो कुंती है ना, वो सोच रही है कि कितने अच्छे बच्चे हैं, इन बच्चों का लालन पालन करने में तो बहुत मज़ा आएगा, जो भी औरत इन बच्चों को पालेगी पोसेगी उसकी ज़िंदगी सफल है। और तीसरी तरफ है गौरी। गौरी को सीताराम जी बहुत पसंद आए हैं, वो उन्हें महान पुरुष समझ रही है और सीताराम जी के बच्चों को ममता भरी निगाहों से देख रही है। तो गौरी और उसकी माँ कुंती को तो बहुत पसंद आए सीताराम जी, उनके बच्चे भी पसंद आए, लेकिन राधा कृष्ण जी को पसंद नहीं आए। जब बच्चों ने देखा कि उनके पिता सीताराम जी वापस जा रहे हैं तो वो फिर से गौरी के लिपट गए। अगर राधा कृष्ण जी झूठी सही एक बार ये कह देते कि बच्चों को यहीं पर छोड़ जाओ, तो सीताराम जी बच्चों को छोड़कर बेफिक्र वहां से चले जाते, पर राधा कृष्ण जी ने बच्चों को रोकने का कुछ कहा ही नहीं। तो फिर सीताराम जी ने बच्चों को लालच दिया कि बेटा सिनेमा दिखाऊंगा, सर्कस दिखाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा। ऐसे लालच देकर बड़ी मुश्किल से गौरी से अलग करके लेके गए। जाते समय सीताराम जी को पक्का विश्वास था कि विवाह यहीं पर होगा। अब तो बस तारीख का फाइनल होना बाकी है। अब सीताराम जी पत्र का इंतजार कर रहे थे, पत्र जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर आने वाली थी। उन्हें पूरा यकीन था कि शादी यहीं पर होगी, बस तारीख का पक्का होना बाकी है। दूसरी तरफ देश की परिस्थिति, गवर्नमेंट का रुख और गांधी जी की स्पीच को पढ़कर वो जानते थे कि बहुत जल्दी भविष्य में दोबारा से सत्याग्रह संग्राम छिड़ने वाला है, आंदोलन होने वाला है। न जाने उन्हें कब आंदोलन में हिस्सा लेना पड़े और फिर से उन्हें जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब वो जेल में गए थे तो उनकी बूढ़ी बुआ थी, अब तो बूढ़ी बुआ भी नहीं है। जेल में जाएंगे तो बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जाएंगे? क्या ये काम वाली बच्चों की देखभाल कर सकेगी? सीताराम जी को बच्चों की बहुत चिंता थी और बच्चे भी माँ माँ के रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर से राधा कृष्ण जी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी शादी की तारीख तय करिए। लेकिन राधा कृष्ण जी तो कोई दूसरा ही रिश्ता ढूंढ रहे हैं गौरी के लिए। उन्होंने सीताराम जी के पत्र का जवाब दिया कि गौरी की माँ ना पुराने ख्यालों की है, वो बिना जन्म पत्री मिलवाए विवाह नहीं करना चाहती। तो आप एक काम करिए, अपनी जन्म पत्री को भेज दीजिए। पत्र पढ़ते ही सीताराम जी के समझ में आ गया कि ये तो बहाना कर रहे हैं शादी ना करने का। लेकिन फिर भी सीताराम जी ने अपनी जन्म पत्री को भेज दिया। जन्म पत्री भेजने के कुछ दिन के बाद में उत्तर आया कि जन्म पत्री नहीं मिलती और इसी वजह से विवाह नहीं हो पाएगा, क्षमा कीजिए, माफ़ कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर राधा कृष्ण जी ने जन्म पत्री के बहाने सीताराम जी को मना कर दिया। अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या गौरी की शादी सीताराम जी से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, यह आपको पता लगेगा पार्ट 2 में। आपकी स्क्रीन के ऊपर पार्ट 2 आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको बची हुई कहानी मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।